हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। एक एक नगर का विकास होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और आज एबीपी रिपोर्ट में बात महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों की करेंगे, खासतौर पर बीएमसी के नतीजों की। बीएमसी के नतीजों से अब यह साफ हो गया है कि स्टेट इलेक्शन हो, निकाय चुनाव हो या बीएमसी का चुनाव, अब पूरे महाराष्ट्र की सियासत की बॉस बीजेपी ही है। बीएमसी के नतीजों ने उन दावों की भी हवा निकाल दी है जिसमें कहा यह जाता था कि मुंबई मतलब सिर्फ ठाकरे, लेकिन बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने ठाकरे ब्रदर्स का खेल जो है वो खत्म कर दिया है। बीएमसी पर 22 साल से चली आ रही शिवसेना उद्धव गुट की बादशाहत अब खत्म हो गई है। ब्रांड ठाकरे की हार और बीजेपी की जीत के नायक बनकर उभरे हैं देवेंद्र फडणवीस। देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में धुरंधर देवा भाव का जादू चल गया। महायुति ने मातोश्री के 25 साल पुराने किले पर अपना भगवा फहरा दिया है और इस तरह से जनता ने भाषा और क्षेत्र के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को जवाब दे दिया है। महाराष्ट्र में बीएमसी के साथ 29 नगर निगमों में भी चुनाव हुआ। उसके नतीजे आप एबीपी न्यूज की टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं, जो टैली में हम दिखा रहे हैं। इन रुझानों, इन नतीजों के मुताबिक बीएमसी में पहली बार बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ है। 74,000 करोड़ रुपए के बजट वाली एशिया की सबसे बड़ी सिविक बॉडी बीएमसी में ठाकरे ब्रदर्स का वर्चस्व खत्म हो चुका है। यानी मुंबई में बीजेपी ही अब बिग बॉस है। फडणवीस शिंदे की मजबूत जोड़ी ने एक बार फिर से खुद को साबित करके दिखाया है। इस जीत से हिंदुत्व का नैरेटिव मजबूत हुआ। बटेंगे तो कटेंगे फॉर्मूला भी फिर से हिट हो गया और बीजेपी में मराठी मानुष का भरोसा बढ़ा है। ऐसे में कई सवाल हैं। सवाल यहां यह कि क्या ठाकरे ब्रांड की राजनीति का वारिस अब बदल गया है? क्या राज ठाकरे की पार्टी की गुंडई का जवाब जनता ने दे दिया है? भाषा के नाम पर गैर मराठियों से मारपीट भारी पड़ गई। ये सवाल यहां इसीलिए क्योंकि न सिर्फ बीएमसी बल्कि जिन 29 नगर निगमों में चुनाव हुए हैं उनमें से ज्यादातर शहरों में बीजेपी गठबंधन की जीत हुई है, जबकि ठाकरे ब्रदर्स का सिक्का कहीं चला नहीं। कांग्रेस गठबंधन और शरद पवार भी कुछ खास नहीं कर पाए। तो आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि ठाकरे ब्रांड का सिक्का आखिर क्यों नहीं चला, कांग्रेस से कहां पर चूक हो गई, मुस्लिम मतदाता किसके साथ गए और बीजेपी को जीत आखिर कैसे हासिल हुई। बेनकाब चेहरे हैं और दाग बड़े गहरे हैं। ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही, बहुत से प्रभाव। आपसी लड़ाई में संभाल नहीं सकते तो ये महाराष्ट्र को क्या संभालेंगे? सरनेम के आधार पे वोट मिलता है, ये है समय पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। तो यही तमाम सवाल जो हम इस चर्चा में अपने मेहमानों के साथ उठाएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं परिचय आपसे करा दूं। स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार तुलसीदास भोईटे जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता केशव उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा हमारे साथ हैं और शिवसेना यूबीटी गुट से किशोर तिवारी हमारे साथ हैं। शिवसेना शिंदे गुट से अनिल त्रिवेदी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही एनसीपी शरद गुट से प्रणय अजमेरा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेघा प्रसाद पॉलिटिकल एडिटर हमारी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। तो तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत है। और क्योंकि देखिए, आज ये तय हुआ है जो नतीजे सामने आए उससे कि आखिर धुरंधर कौन। तो सबसे पहला सवाल बीजेपी आपको बधाई देते हुए मेरा केशव उपाध्याय जी, अभी थोड़ी देर पहले जिस तरीके से मुख्यमंत्री फडणवीस आए, उन्होंने इस जीत के कई मायने भी बताए और बताया कि अब काम होगा क्योंकि काम के आधार पर ही हम जीते हैं। तो सबसे पहले तो आपके मुताबिक ये जीत कैसे मुमकिन हुई और अब आपका आगे का एजेंडा क्या? सबसे पहले एक तो मैं मकर संक्रांति का संक्रमण चल रहा है और मुंबई में भी एक बहुत बड़ा संक्रमण हुआ है, ये आपको बता देता हूं। ये इस इलेक्शन के 4-5 टेक अवे जिसको हम बोलते हैं, अगर लेना चाहे तो एक विकास की नई परिभाषा अगर हमें करनी है तो महाराष्ट्र में विकास की परिभाषा यानी देवेंद्र फडणवीस, ये हो गया है।
माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से एक 2014 से एक विकास की राजनीति शुरू की, वही आगे माननीय देवेंद्र जी लेके आगे जा रहे हैं। वही हम देख रहे हैं जिस प्रकार से मुंबई में पिछले कुछ सालों में मुंबई बदल रहा है, हम सब देख रहे हैं, मुंबई कर महसूस कर रहा है। इसका नतीजा आज हमें देखने को मिला कि आज मुंबई कर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़ा हुआ, और सिर्फ हम मराठी की राजनीति इमोशनल कार्ड खेलते हुए जो एक फैमिली बिजनेस की तरह कॉर्पोरेशन जो चला रहे थे, उनको रास्ता दिखाया। दो तीन चीजें मुझे बताना जरूरी है। एक बार एक इस प्रकार का नैरेटिव तैयार किया गया कि मराठी यानी ठाकरे, यानी ये सचमुच एक तो आज ध्वस्त हो ही चुका है, लेकिन इसके पहले भी मराठी मानुस भाजपा के साथ था। इसलिए पिछले लगातार 2-3 इलेक्शन में वो बीजेपी के सबसे ज्यादा एमएलए, नंबर 1 एमएलए, ये शिवसेना से भी ज्यादा एमएलए ये मुंबई में जीत के आते थे। ये इतिहास है, नजदीक का इतिहास है। नंबर 2, इसके महाराष्ट्र ने विधानसभा चुनाव से लेके विकास की राजनीति पे वोट देना शुरू किया है, और मुझे आशा है कि आज के बाद भी हम सारे पॉलिटिकल नेता जाति, धर्म और इमोशनल मराठी ऐसे इमोशनल मुद्दों के बजाय विकास की राजनीति करेंगे। महाराष्ट्र की जनता को विकास की राजनीति जस्ती है। नंबर 3, दो पॉइंट सिर्फ 20 सेकंड में बोलता हूँ। हाँ। दूसरा, पिछले 1 महीने से यहाँ क्या सीनियर पत्रकार बैठे हैं, इसके पहले पिछले 1 महीने से यहाँ नगर निगम के चुनाव हुए हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 चुन के आई। आज 29 में से लगभग 24-25 महापालिका में भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहरा है। ये सबसे बड़ी जीत है। तो महाराष्ट्र में विधानसभा से लेके कॉर्पोरेशन तक सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 चुन के आई है। ये विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को मिला। ठीक है, मतलब आप वही कह रहे हैं जो फडणवीस ने भी कहा कि अब विकास की बात होगी, और विकास को ही जनता ने स्वीकारा भी है, और वही नतीजों में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। किशोर तिवारी जी, आप हाथ भी उठा रहे थे। सवाल पहले आप सुन लीजिए, फिर अपना जवाब भी दीजिएगा कि यहाँ पर ये तो देखिए तय हो गया कि बीजेपी ही बॉस, क्योंकि यहाँ पर ठाकरे बंधु किस तरह से फेल हुए हैं एक लंबे गैप के बाद साथ आने के बावजूद, ये भी एक कहीं ना कहीं तस्वीर क्लियर हो गई। और ये भी कि आप लोगों ने जो ये अलग अलग परिभाषाएं तय की थी ना, मराठी मानुष और हिंदुत्व का कार्ड और तमाम तरह की चीजें, भाषाई विवाद इतना हुआ, सब फेल हो गया, कह सकते हैं आज हम इन नतीजों के बाद? आपका मैंने प्रोमो भी देखा, आपकी स्टार्टअप भी देखा। आप बोल रहे थे कि खल्लास वगैरह, तो कोई राजनीति में खल्लास वगैरह नहीं होते। राजनीति के अंदर चुनाव आते हैं जाते हैं। तो केशव उपाध्याय, आपने जो बेहतरीन जीत हासिल की है, तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और मैं महाराष्ट्र के जनता का ये जो आदेश है, ये अपने शीर्ष पे रखते हुए हमारे को विपक्ष की जो भूमिका दी है उस पे हम काम करेंगे। अब आपका काम तो सवाल आपको करना होगा। एक चीज ऐड कर दूं, ये जो आपने कहा ना कि राजनीति तो बदलती रहती है, नतीजे कभी कुछ, ये मानते हैं हम, और मानते इसलिए क्योंकि होता यही आ रहा है। लोकसभा की बात कर लीजिए, विधानसभा की बात कर लीजिए, और उसके बाद अब निकाय चुनाव, तो ये तो बता रहा है ना कि कहीं ना कहीं अब नकारा तो जा रहा है, ठाकरे ब्रदर्स को भी नकारा जा रहा है, और आप लोग जिस चीज पर राजनीति करते थे वो भी कहीं ना कहीं फेल हो रही है। अरे तो दिख ही रहा है, लेकिन जिस मुद्दे पे चुनाव जीते गए ये बोला जाता है विकास विकास और विकास, तो मुझे बताइए, जब विकास का मुद्दा इतना चला है तो देवेंद्र फडणवीस कोड ऑफ कंडक्ट रहते हुए महाराष्ट्र का मुंबईचा मेयर हा हिंदू होईल, वो तो मराठी माणूस रही। शुरुआत वो आप लोगों ने करी थी। और मुझे ये बताइए कि आप किस मुद्दे पे हार गए, वो किस मुद्दे पे जीते, वो तो विश्लेषण हो ही रहा है, पर आप किस मुद्दे पे हार गए ये बताइए। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। हाँ, हम हारे हैं, धनबल नहीं था हमारे पास। क्या नहीं था? धनबल नहीं था। हाँ, हम केवल पॉम्पलेट लेके जाते थे, वो पॉम्पलेट के साथ पाकिट लेके जाते थे। और एक बात, हमारे वक्त पिछले 40 साल से सर, आप पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए अगर किसी पार्टी का मेयर बीएमसी में बैठा था तो वो शिवसेना, पुरानी अनडिवाइडेड शिवसेना का मेयर था। और आप कहते हैं कि आपके पास धन बल नहीं था।
74,000 करोड़ की बजट है वहां की। आप कहते हैं आपके पास धनबल नहीं था। चलिए नहीं था, चलिए नहीं था, मानती हूं मैं नहीं था। चलो तो मुझे क्या बोलने दो मेगा। चलिए बोलिए, मेगा आपने बीच में बोला, मैं बोल रहा हूँ। बोलिए मेगा, बोलिए बोलिए मेगा, सर। अगर हम 50% का कमीशन खाने का कल्चर ने रखते तो 90,000 रुपीज के डिपॉजिट नहीं रहते। हाँ, सब कुछ गलती किया। हाँ, शिवसेना ने बंबई में कुछ किया ही नहीं है, ऐसा बोल के क्या फायदा। जो कुछ हुआ है बंबई में, बुला हो या भरा हो, तो ये सब उन्होंने ही किया है। बीजेपी तो हमारे पार्टनर ही थे ना। बीजेपी हमने करप्शन किया तो अब सत्ता में आई है, वो खुल के हमारी इंक्वायरी करे। अरे मुझे बताइए कि इनके पार्टनर भी कौन है? इनके पार्टनर वही है मेगा जी। मेगा जी, ये पार्टनर वही है जो हमारे साथ थे। अब इनके पास अब बचे हुए कांग्रेस ही है, तो कांग्रेस ही के साथ ये सत्ता कर। अरे भाजपा मुक्त हो गई है, वो कांग्रेस मुक्त हो गई है। आप देखिए सर, आप ऐसा है ना कि आप जिसको भी ब्लेम करना है आप ब्लेम कर लीजिए, लेकिन इस बात को आप कब एक्सेप्ट करेंगे कि आप लोगों से गलती पे गलतियां हुई जा रही हैं? ना आपकी स्ट्रैटेजी समय पे थी, ना आपने अपने कैंपेन समय पे शुरू किया। आपकी दोनों भाई साथ में आए, आपने कोई भी कनेक्ट नहीं आप स्थापित कर सके लोगों के सामने। और कौन से मुद्दे आप बताइए। आप पूरे समय सर सुनिए ना, पूरे समय आप सिर्फ बीजेपी और महायुति को काउंटर करने में ही लगा दिए। आपने अपने तरफ से कुछ मुद्दे ही नहीं बताए। आपको यही नहीं समझ में आया कि आपको लोगों को क्या बताना है, क्योंकि इतने लंबे समय से तो सत्ता में थे, एंटी इनकम्बेंसी इतनी थी आपकी। बोलिए मेगा जी, बोलिए मेगा जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जो गलतियां नहीं होती तो हम चुनाव जीते हुए होते। हाँ, ये डिबेट में गलतियां तो हुई। राज ठाकरे ने जो भाषण दिया, और उस भाषण में कोई आवश्यकता नहीं थी कि अगर आप हिंदी थोपोगे तो हम लात से मारेंगे वगैरह। तो ये पोलराइजेशन उन्होंने किया ना, और लोगों को भद्दी भाषा पसंद नहीं आती ये भी दिखा, और ऊपर से रसमलाई बोलना, ये सब गलत हुआ। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे ने अपनी पूरी सियासत महाराष्ट्र में लेके गई, वो बंबई से लेके गई, और बंबई में ग्राउंड में शाखा बना के लेके गई। तो ये कम्युनिकेशन हमको रीस्टेब्लिश करना पड़ेगा, नेताओं को जमीन पे आना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ ना, हमारे भी नेताओं ने मान तो रहे ना कि कमियां हुई हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि ठीकरा फोड़ने के अलावा आप उन कमियों पर काम कीजिए जिन कमियों की वजह से आज ये नतीजा आपके सामने है। मैं बाकी मेहमानों का भी रुख कर लेती हूं। अब मैं आना चाहूंगी कांग्रेस प्रवक्ता चरण सिंह हमारे साथ हैं। चरण सिंह सापरा जी, नतीजों में आप लोग कहाँ हैं, कहाँ नजर आ रहे हैं? मतलब कांग्रेस के लिए तो कहीं पर भी अगर इलेक्शन होता है तो ये वाली हालत हो गई है कि कोई साथ खड़ा है तो कहीं ना कहीं आप दिख जाते हैं, वरना तो स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। नहीं, इस चुनाव के अंदर हमारा जो एजेंडा था, हमारा जो फॉर्मेट था वो अलग था। हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने ये तय किया था कि हम अपने आप चुनाव लड़ेंगे या हमारी कोई लाइक माइंडेड पार्टी से हम लड़ेंगे। तो हमने प्रकाश अंबेडकर जी से और ये जो हमारे राष्ट्रीय समाज पक्ष है उनके साथ और कम्युनिस्ट के साथ में हमारा अलायंस हुआ था। ठीक है, नतीजे अच्छे नहीं आए हैं, निश्चित रूप से हमको उस पर बैठ करके सारा अध्ययन करना पड़ेगा, आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी मुंबई में जीत करके आई है, मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन इस जीत में अगर वो कहते हैं कि ये मात्र विकास की जीत है तो मैं उसको नहीं मानता हूं, क्योंकि सबसे पहले परिभाषा लाइट माइंडेड पार्टी की बदल जाती है क्या स्टेट वाइज अलग अलग? और मैं यहीं की अगर बात कर लूं तो आप किसके साथ पहले थे, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं आता हूं उस पे। इन्होंने विकास की बात की, इन्होंने कहा कि विकास के कारण हम जीते हैं। तो फिर इनके जो मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम, उनको क्या जरूरत थी पहले नारा लगाने की कि मुंबई का महापौर जो है वो ममदानी नहीं होगा? उसको देख करके वारिस पठान शुरू हुए, MIM शुरू हुई। तो ये इसीलिए तो हम कहते हैं कि MIM जो है वो इनकी बी टीम है, क्योंकि ये उकसाते हैं, फिर वो बोलते हैं, फिर ये बोलते हैं, तो पूरा ध्रुवीकरण का माहौल खड़ा होता है। और फिर साथ साथ में क्या हुआ, अनेक सारी चीजें हुई। नॉमिनेशन के समय में क्या हुआ, इनका वो क्या कहते हैं धनबल और डंडा तंत्र इनका चला। आपने भी देखा होगा कि राहुल नार्वेकर जो स्पीकर है महाराष्ट्र असेंबली के, किस तरह से वो एक सांसद को धमका रहे थे कि तुम्हारी सिक्योरिटी विड्रॉ करा लूंगा, रिटर्निंग ऑफिसर को धमका रहे थे वो। ये इस तरह का दबाव तंत्र पूरे महाराष्ट्र में चला। इसीलिए 68 सीटें जो है महायुति की वो बिन विरोध आई है। पैसा, सत्ता बल, धनबल, बाहुबल का पुरजोर दुरुपयोग हुआ है, हर लेवल पर हुआ है। उसके बाद में प्रचार, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए ना,
मैं 30 सेकंड आप 30 लोग सेकंड जो कहते हैं पूरे बीएमसी में एक भी सीट निर्विरोध नहीं आई है। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम बीएमसी पर सवाल पूछ रहे हैं, आप बीएमसी पे जवाब दीजिए। नहीं, तो मैं अच्छा, तो बीएमसी महाराष्ट्र में नहीं है क्या? तो मैं महाराष्ट्र को रेफर नहीं कर सकता हूँ। आप महाराष्ट्र को रेफर करिए। यहाँ तो हम आपसे बीएमसी की सत्ता के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई निर्विरोध नहीं आया है। तो मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, लेकिन मैं महाराष्ट्र की बात नहीं बता सकता हूँ कि वहां पर इन्होंने डंडा राज चलाया है। मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि पैसे बांटे गए, क्या मुंबई में पैसे नहीं बांटे? 3000 से लेके 6000 रुपए एनवेलप में नहीं बटे मुंबई के अंदर? क्या वो थाने में नहीं बटे? क्या वो अकोला में, चंद्रपुर में नहीं बटे? क्या वो नागपुर में नहीं बटे? हर जगह बटे। सारे वीडियो आए आपके सामने। और फिर ये जो इंक निकलने की बात आई है, तो हर चैनल ने फैक्ट चेक किया ना भाई, आप लोगों ने भी फैक्ट चेक किया है। खुद संजय शिरसाट जो एकनाथ शिंदे के मंत्री हैं, और वहां पर रूपाली चाकणकर, उन्होंने भी नहीं, सापरा जी आप लोग से कोई गलती नहीं हुई। मैं देखिए, बीजेपी ने सारे डर्टी ट्रिक्स यूज कर लिए और आप लोगों से कोई गलती नहीं हुई, इसलिए आप लोग का ये हाल है। मैं उस पे आ रहा हूं, अगर आप सुनना चाहते तो बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि एक तो डर्टी ट्रिक्स थे, और निर्वाचन आयोग जो था वो न्यूट्रल नहीं था, वो कोई अंपायर नहीं था, वो बीजेपी का गोलकीपर बन के खड़ा था, बीजेपी को मदद कर रहा था। सबसे ज्यादा घेरा भारतीय जनता पार्टी ने। पैसे डालना चाहते थे लड़की बहन की, वो भी मना कर दिया। बीजेपी वो भी हटवा दिया। और आप कह रहे हैं कि न्यूट्रल नहीं था, वहां बीजेपी घेर रही है निर्वाचन आयोग को। लाड़की बहन के ऊपर थोड़ी आपकी नॉलेज और दुरुस्त करता हूं। एक महीने का अलाउ नहीं किया, लेकिन एक पहले महीने का जो जनवरी की 30 तारीख को मिलना था, वो जनवरी की 14 तारीख को क्यों अलाउ किया? भाई इस राज्य के अंदर 48 या 50 योजनाएं ऐसी है, किसी और योजना के एडवांस किस्त दी गई है क्या? सरकार ने दी है क्या? अरे मुझे ये बताइए। अभी मैं आपकी बात, अरे आपने टॉपिक छेड़ा ना, लाड़की बहन आपने टॉपिक छेड़ा, मुझे पूरा करने दीजिए। मैं ये कहता हूं कि शिव भोजन योजना के 8-8 महीने के पैसे पेंडिंग है ये सरकार के, क्यों नहीं दे रहे? वो लाड़की बहन को आप किस्त दे रहे हैं, ये रिश्वतखोरी है ना, नोट फॉर वोट ही है ना, ये धंधा किया भारतीय जनता पार्टी ने, और निर्वाचन आयोग देख नहीं रहा था। अब मैं आता हूं, हमारी कमियों पे भी आता हूं, आप चिंता मत करिए। देखिए, कई सारी चीजें जो है, हो सकता है हमारी स्ट्रेटेजी में कमी रही है, इसीलिए हमारे नंबर कम आए हैं, लेकिन बहुत जगह हमें कोलैटरल डैमेज भी हुआ है। जिस तरह से अभी किशोर तिवारी जी बता रहे थे, राज ठाकरे जी ने जो बोला, अन्ना मलाई के विरुद्ध बोला है, उसमें जो साउथ इंडियन वोट, जो काउंटर पोलराइजेशन बीजेपी की तरफ हुआ, वो साउथ इंडियन वोट अधिकतर हमारे पास भी आता था, यानी कर्नाटका के हो, तमिलनाडु के हो, आंध्र प्रदेश के हो, तेलंगाना के हो, केरला के हो, ये वोटर कांग्रेस के भी थे। लेकिन जब उन्होंने देखा इस तरह का रफ स्टेटमेंट, तो वो काउंटर पोलराइजेशन होके वो वोट वहां चला गया। फिर जो वोट कटुआ पार्टी थी, जैसे अजीत पवार की पार्टी या एमआईएम पार्टी या समाजवादी पार्टी, इन्होंने अकलियत के वोट जो थे हमारे, वो वोट जरूर काटे हैं, इसलिए हमारी सीटें जो है वो 30 से 15 आ गई है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी। उत्तर भारतीय जो था वो डरा हुआ था, उनको ऐसे लगा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अगर नजदीक आ गए, इनके नंबर्स नजदीक आ गए, इनको पोस्ट पोल इनको अलायंस लगा, तो कांग्रेस पार्टी इनको मदद कर देगी। सापरा जी, आप ये सारी बातें जो बोल रहे हैं, मैं एक चीज यहाँ पर आपसे पूछना चाहती हूँ, फिर उसके बाद हमारे साथ 2 मेहमान और हैं, उनका भी मुझे रुख करना है। आप ये सारी बातें जानते हैं और बार बार आप कहते हैं कि जनता समझ रही है। इससे पहले भी जब आप लोग टीवी पर बैठे या फिर आप जनता के बीच गए, ये आप लोग समझा क्यों नहीं पाते? अगर ये तमाम धांधलेबाजी भी हो रही है, अगर इस तरह की नैरेटिव आप लोगों के खिलाफ बनाने की कोशिश भी की जा रही है, तो जनता को आप लोगों की बात समझ क्यों नहीं आती? भरोसा कम हो गया है, यही एक बड़ा फैक्टर है ना इस वजह से। नहीं, देखिए मल्टीपल चीजें मैं आपको बता रहा हूं। हम जनता को एक चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहां राज ठाकरे जी की जुबान को कौन रोकेगा? जो अन्ना मलाई, रस मलाई और ये सारी चीजें हो गई, तो उसमें वो साउथ इंडियन वोट भारी तादाद में है। मुंबई के अंदर 15 से 17% साउथ वोट है, वो सारा वोट जो है वो काउंटर पोलराइजेशन हो गया, उसका तो नुकसान हमको भी हुआ। आपको हो गया, आप ये कह रहे हैं। दूसरी चीज ये, एक और चीज मुझे बताइएगा, ओवैसी भी एक बड़ा फैक्टर महाराष्ट्र में इस बार रहे, तो आपको लग रहा है कि वो भी जब मैदान में थे तो उसका सीधा नुकसान आपको हो गया और फायदा फिर बीजेपी को पहुंच गया? बिल्कुल। देखिए, ओवैसी जी ने और समाजवादी पार्टी ने और अजीत पवार जी ने, मैंने क्यों कहा वोट कटुआ पार्टियां? मैंने इसीलिए कहा कि इन्होंने जो अकलियत की वोट है वो हमारी वोट डिवाइड की है, उस वजह से भी हमको नुकसान हुआ है। चलिए ठीक है, प्रणय अजमेरा जी आपके पास आती हूं मैं। एक और चीज यहाँ पर, जो बीजेपी की अगर बात की जाए, वो किसी भी स्टेट में जब चुनाव लड़ती है, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा, उसके जो बाकी घटक दल हैं उनके साथ एकजुटता दिखाई देती है। एमवीए बट गया, और किस तरीके से बटा, कौन अलग खड़ा होकर चुनाव लड़ रहा है, कौन किसके साथ लड़ रहा है,
ये भी एक बहुत बड़ी वजह आप मानते हैं कि इस तरह की तस्वीर नतीजों में दिखाई दे रही है? अजमेरा जी, प्रणय अजमेरा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है उनसे संपर्क जी ठीक है, उनके पास फिर से हम जाने की कोशिश करेंगे। तुलसीराम बोईटे जी, आप तो पूरे चुनाव को देख रहे हैं, आपने इसका एक अलग विश्लेषण भी किया होगा। क्या समझ में आ रहा है सर, और ये किसकी, ये बड़ी जीत बीजेपी की मानी जाए, महायुति की मानी जाए, या फिर ये हार ज्यादा ठाकरे ब्रदर्स की, शिवसेना उद्धव गुट की? कैसे इसका एनालिसिस करेंगे? देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि भाजपा की जीत है, उसमें भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से पूरे विधानसभा लोकसभा के हार के बाद पूरे महाराष्ट्र की भाजपा की रणनीतियों को अपने हाथ में लिया है, उसकी जीत है, ये तो मानना ही होगा, इसे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के चरणजीत जी अभी बता रहे थे, सप्रा जी काफ़ी बातें वो कर रहे थे, वो कांग्रेस के नेता है, बिल्कुल उनको हक है, लेकिन एमआईएम का 95 जगह पे विजयी होना राज्य में एक चिंता की सबब जरूर है। सपा का नाम उन्होंने लिया, एमआईएम का नाम उन्होंने लिया, इसी तरह से वो वंचित बहुजन आघाड़ी को भी वोट कटुआ पार्टी कहा करते थे, उसी वोट कटुआ पार्टी के साथ मुंबई में गठबंधन किया, और उसके लिए लाइक माइंडेड जिनको माना था उस उद्धव ठाकरे की पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया। एमएफ का पतन कोई भाजपा ने अगर करवाया होता, ऐसा तो नहीं हुआ है। वो वोट कटुए का काम, अगर आप आंकड़ों में बात करें हम, तो कांग्रेस 30 से 15 पे पहुंची है। आप ध्यान में रखिए, 2017 में कांग्रेस 30 पे थी, अब 15 पे पहुंची। क्या पाया कांग्रेस ने? कांग्रेस के कई नेता, मुस्लिम नेता अगर ठाकरे का दामन थाम लेते हैं तो इसका मतलब क्या निकले? कहीं ना कहीं देखिए, भाजपा धनशक्ति का उपयोग नहीं करती है, 100% करती है। भाजपा सत्ता का उपयोग नहीं करती है, 100% करती है। लेकिन 2009 के लोकसभा के हार के बाद भाजपा ने इस देश की रणनीति को, चुनावी रणनीति को जिस तरह से बदल दिया है, कि अब भी भाजपा विरोधी पक्ष उस रणनीति को समझ के जो मुद्दा भाजपा के खिलाफ में इस्तेमाल करते कि 5 ईयर 24/7 इलेक्शन सेंट्रिक, क्यों नहीं? देखिए, ठाकरे बंधुओं की बात करें तो 6 महीने पहले तय हुआ, मराठी का मुद्दा है, हिंदी थोपने के विषय पे एक साथ आ गए, भाषिक युति बनी, क्यों नहीं? उन्होंने चुनावी घोषणा इस बार 1 महीने का सिर्फ पीरियड था, उसमें उन्होंने गठबंधन की घोषणा कर दी। अगर वो पहले से तैयारी करते, वार्ड में जाके अपने लोगों को समझाते और वहां के कैंडिडेट तय करते, तो क्या फायदा नहीं हो सकता था? देखिए, मैं विरोधियों को सिर्फ कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं, मेरा कहना यह है, कई बार नतीजों के बाद सिर्फ जिस तरह से डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है वैसे होता है, उस पोस्टमार्टम के बजाय पहले ही अगर बीमारी समझ में आ जाए तो इलाज भी हो सकता है, जो भाजपा विरोधियों के लिए अति आवश्यक है। लेकिन एक ही छोटी सी बात कहना चाहूंगा, ठाकरे बंधु खलास, इस बात से मैं असहमत हूं, क्योंकि जो आंकड़े दिखाई देते हैं और मराठी इलाकों के जो मध्य मुंबई है, गिरणगांव वाली, वहां के नतीजे इस बात से अलग बताते हैं। मेघा, आपसे मेरा सवाल है, ये जो जब ठाकरे ब्रदर्स, ठाकरे बंधु साथ आए थे, जिस तरीके का वो बड़ा मंच सजा था, जिस तरीके का वहां पर उनका स्वागत हुआ था, और जिस तरह की वहां पर नारेबाजियां हुई, तरह तरह के की बातें कही गई, ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ बदल जाएगा जी, पर बिल्कुल उलट हो गया ये तो जी। वो हाइप था, वो सिर्फ और सिर्फ हाइप था शिरीन, और ये बात हम लोग तब भी समझ रहे थे। हम जैसे पॉलिटिकल जर्नलिस्ट जमीन पे जाकर लोगों से बात करते हैं, ये बात मैं तब भी कह रही थी कि ये सिर्फ स्टेज पर और ये इतनी जो सजावट हो रही है, जो हाइप क्रिएट हो रहा है मीडिया में, जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि दोनों भाई 20 साल के बाद, 2 दशक में पहली बार राज ठाकरे मातोश्री जाते हैं, दोनों भाई हाथ पकड़कर स्टेज पर आते हैं, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐसा लगता है जैसे पूरी राजनीति बदल देंगे, एटलीस्ट मुंबई में तो जरूर बदल देंगे। लेकिन क्या हुआ? आप देखिए, राज ठाकरे कहां सिमट कर रह गए और उद्धव ठाकरे की क्या दशा हुई। इतने सालों के बाद उद्धव ठाकरे के हाथ से पहली बार बीएमसी छूट गया, आज वो छूट गया, तो कोई भी मैजिक नहीं चला ठाकरे ब्रदर्स का। आप एक तरीके से समझिए कि ये ठाकरे ब्रांड अब
बिल्कुल ढलान पर। और ये ठाकरे ब्रदर्स का मैजिक, ये कनेक्ट जो लोगों के साथ जिसकी बातें इतनी हुई वो हुआ नहीं। वो हवा में दिखी, सोशल मीडिया पे दिखी, जमीन पे नहीं दिखी, वोटरों के साथ नहीं दिखी और उस मराठी मानुस के साथ नहीं दिखी जिस पर ये इतना भरोसा कर रहे थे। श्री बिल्कुल सही आप कह रही हैं और इस बात को आगे बढ़ाएंगे हम, लेकिन अनिल त्रिवेदी भी हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अनिल जी, शिंदे, क्योंकि आप शिंदे गुट से ताल्लुक रखते हैं और जिस तरह से पहले इसे लेकर एक सवाल जो उठता था कि भाई असली ठाकरे का जो ब्रांड है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, आखिर असली जो बाला साहेब ठाकरे की जो विरासत है वो किसे आगे बढ़ा कर ले जा रहा है, इन नतीजों ने कहीं ना कहीं उसका जवाब भी दे दिया है। लेकिन इसके पीछे की वजह आपके मुताबिक क्या है? सभी को नमस्कार। महायुति की जो प्रचंड जीत हुई है, इसका जो प्रचंड जीत का कारण है विकास, स्थिरता और निर्णायक नेतृत्व के लिए जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। इस नतीजे के बाद फिर से एक बार मुंबई में साबित कर दिया है कि मुंबई में असली शिवसेना कौन है, जो जमीन पर काम करती है और परिणाम देती है। ये जो जीत है वो एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी की नेतृत्व की है और जन हितैषी शासन की है। महायुति के कामकाज पर और हमारे वादों पर लोगों ने विश्वास कर वोट दिया है। शिंदे साहब जो 24/7 काम करने वाले नेता के रूप में दिखते हैं, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की राजनीति को सिरे से नकार दिया है। यूबीटी की सरकार में रुकी हुई कई परियोजनाओं को शिंदे साहब के नेतृत्व में बढ़ाया गया और पूरा किया गया, जैसे कि ओसी एमएनएसटी योजना थी, पगड़ी मुक्त मुंबई है, मुंबई करों के लिए 30 लाख घरों का वादा है। इन सारी चीजों ने इस पक्ष में लाकर बड़ी भूमिका निभाई है। मराठी मानुस की जो बात की जाती है, उसमें बाला साहब की ठाकरे जी की विरासत को किसने सही मानों से संभाला और आगे बढ़ाया है, वैचारिक समझौतों की कीमत चुका रही है आज शिवसेना यूबीटी। जनता ने ठाकरे परिवार को, बाला साहब ठाकरे को नुकसान पहुंचाने के लिए दंडित किया है। आप विश्वास मानिएगा कि जो इनका जो वचननामा आया है, जो संकल्प पत्र आया है, उसमें हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुत्व और हिंदू शब्द को डिलीट कर दिया गया। अब इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है कि यहां तक उन्होंने, अब जहां पर सरकारी शब्द में हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का नाम लिखा जाता था, वहां पर उनके वचननामा में, उनके संकल्प पत्र में क्या लिखा है? स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे। इसका मतलब है कि पार्टी अपनी मूल विचारधारा और मतदाताओं से दूरी बना लेती है तो परिणाम ऐसे ही आते हैं। एकनाथ शिंदे जी का जो संदेश था वो केंद्र के विकास का था, मराठी मानुस के भविष्य की बात नहीं हो रही थी। यहाँ विपक्ष अपनी संतानों को राजनीति में फिर से लॉन्च करने में जुटा रहा। अब आप बताइए, जिस दादर से राज ठाकरे जी आते हैं, उन्होंने अपने पुत्र को इलेक्शन में उतारा था और उसका परिणाम ये हुआ कि वहां पर शिवसेना का एक सामान्य कार्यकर्ता, महेश सावंत नाम का कार्यकर्ता, जो शाखा प्रमुख था, वो आमदार बन गया और राज ठाकरे जी का बेटा हार गया। उसके बाद में पूरी केंद्र शासित, मतलब यहाँ पे वंशवाद की राजनीति को जनता ने नकार रही है और प्रदर्शन की राजनीति को समर्थन दे रही है। यही मेरा, और यहाँ पर जो अभी जो सपरा जी ने एक बहुत छोटी बात कही है कि मतदाताओं को पैसे देकर लुभाया गया। आप मुझे बताइए, इस तरीके से मतदाताओं का कृपया अपमान ना करें। इस तरीके से अपमान करने से, किसी को कटुआ कहने से, किसी को एमआईएम को दूसरी बी टीम कहने से, मुझे लगता नहीं कि ये आपकी अच्छी सोच का ये परिमाण है। यही हमारे साथ है नहीं, वरना वो उसका जवाब जरूर देते। लेकिन ठीक है, वो वोट कटवा की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे ये जो बिखराव हुआ ना, उसकी वजह से वोट कटा, फायदा आप लोगों को हो गया, नुकसान उन्हें हो गया। ठीक है, मैं किशोर जी अब आपके पास आती हूँ। ठीक है, एक सेकंड में आऊंगी आपके पास। किशोर जी, जो क्या, देखिए ये वाली जो बात है, इस बात को तो कम से कम आप मानेंगे ना कि ये जो आप लोगों के पास विरासत है, ये वाला मिथक भी टूट गया। एक और मिथक भी कहीं ना कहीं टूट गया है कि मुंबई मतलब ठाकरे ब्रदर्स, ये भी टूटता हुआ दिख रहा है। नहीं, एक बात मैं बता दूं, अनिल को मैंने आज देखा। अनिल बहुत अच्छा हुआ वक्ता है और मातोश्री में बहुत ही करीब से रहा हुआ है वो,
और उसको सब मालूम है। अब तुलसीदास भोटे जी ने बताया ये सब कुछ कि भाई ठाकरे जी ने ये संवाद करना चाहिए, वो संवाद करना चाहिए। तो मैं तुलसीदास भोटे को बताना चाहता हूँ कि यहाँ अभी वो नहीं है, वो जमाना नहीं है अभी। अब वो जमाना नहीं है जहाँ बाला साहेब ठाकरे और संवाद है। हाँ, मैं अनिल जी की बात से सहमत हूँ कि विनय नहीं है, संपर्क नहीं है, संवाद नहीं है, तो ऐसे वक्त पार्टियां का बदहाली ऐसी होती है। पहले तो विनय आना चाहिए, हाँ, संवाद अच्छा रहना चाहिए, वाणी बहुत ही अभद्र होनी नहीं चाहिए, वाणी में वो होना चाहिए, और आत्मचिंतन के लिए स्कोप चाहिए ना। आप क्या करना चाहते हो, आप क्या कौन सी राजनीति करना चाहते हो? तो हम लोग बहुत भुक्तभोगी है, क्योंकि ये क्वार्टरी बनाना, चमचों को साथ में रहना और सुबह सुबह उठपटांग रास्ते के नाम से संदेश देना, इससे भी हमारे को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा है पूरे महाराष्ट्र में। देखो तुलसीदास भोटे, बम्बई में तो हम कहीं टिके, लेकिन थाना से जो चालू होते हैं तो मैं वो देख रहा हूँ कि नासिक में सुपड़ा साहब, नागपुर में वही हाल, सभी हाल। तो ये जो 20 से 22 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस और हमारा जो सुपड़ा साफ हुआ है, उस पर खुलकर चिंतन होना चाहिए, और पार्टी ने पॉलिटिकल पार्टी में विपक्ष की भूमिका में अब आ जाना चाहिए। 5 साल काम करने का समय आ चुका है, ये मैं बोलूंगा। चलिए, आप कम से कम इस बात को एग्री तो कर रहे हैं, इस पर मान तो रहे हैं। तुलसीराम जी, मैं आपके पास आती हूँ। इन नतीजों ने एक ये चीज़ भी साफ की है ना कि ये जो मराठी मानुष, मराठी अस्मिता, ये तमाम बातें जो हैं वो ठीक हैं, लेकिन आपको उसके साथ साथ विकास की भी बात करनी होगी। सिर्फ सेंटिमेंट्स पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते, या फिर जीत सकते, लड़ जरूर सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते। आपको दोनों का कॉम्बो देना होगा जनता को, तभी स्वीकारेगी। देखिए, वैसे कोशिश तो दिखाई दी, लेकिन एक बात भी उतनी ही सच है कि महाराष्ट्र हो या कोई और प्रदेश, मुंबई हो या कोई अन्य महानगर, हमारे यहाँ चुनाव डेवलपमेंट के एजेंडे पे नहीं होते। दुर्भाग्य से हमारे वोटर्स भी भावनिक मुद्दे जो होते हैं, इमोशनल इश्यूज, उसको जितना महत्व देते उतना इन मुद्दों को देते नहीं है। हालांकि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इमोशंस के साथ साथ डेवलपमेंट का भी एजेंडा रखा। जिस तरह से प्रेजेंटेशन, जिस तरह से देवेंद्र जी ने इंटरव्यू दिए थे, उसमें वो बात साबित हो रही थी। लेकिन वहीं पर और जो दूसरी बातें सामने आती है, उससे साफ पता चलता है कि वोट कटुए की जो बात की, अगर सामने अलग अलग तरह से भी देखिए, भाजपा समर्थक और भाजपा विरोधक, इन दो ध्रुवों के बीच में अब वोटर भी बंटने लगे हैं, ये हमें मानना होगा। इस सच्चाई है। अब की बात करें को, अभी जैसे किशोर जी के दुखड़ा मैं समझ सकता हूं, उनका दुख, उस शिवसेना ठाकरे समर्थक होने के बावजूद वो जो सच्चाई बयां कर रहे थे, 95 जगह पे, अभी मैं खबर पढ़ रहा हूं, एमआईएम, ओवैसी के एमआईएम को महाराष्ट्र में 95 जगह पे सफलता मिली है। उसमें मुंबई में 6 से ज्यादा सीट पाए, यानी 90 तक वो मुंबई के बाहर पाए हैं। क्या ठाकरे ब्रदर्स के दोनों पार्टियों को मुंबई के बाहर ओवैसी की पार्टी इतनी सीट मिली है क्या? ये जांचने की बात है। मैं अभी मेरे सामने उनकी उतना, लेकिन परभनी नाम के एक मनपा के अलावा ठाकरे ब्रदर्स को डबल डिजिट सफलता महाराष्ट्र के अन्य किसी मनपा में नहीं मिली है। शायद यही वजह है कि किशोर तिवारी ठाकरे समर्थक होने के बावजूद जिन शब्दों में अपना दुख, अपनी व्यथा, अपनी वेदना रख रहे हैं। केशव जी, आपके पास आते हुए जो यहाँ पर बात हो भी रही है, और ये जो कहा जा रहा है कि आप लोगों की सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा, जो काम करा, वो ये कि आपने मराठी अस्मिता के साथ साथ विकास की बात की लगातार। आपने बताया कि काम क्या हुआ है और काम क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ कांग्रेस आप पर एक बड़ा आरोप लगा रही है कि ये सब तो एक तरफ है, लेकिन आप लोगों ने जो किया है, जिस धनबल का इस्तेमाल किया है, वही नतीजों में दिख रहा है। मैं वही आपको बात करने वाला था, उसी समय मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप दूसरे प्रवक्ताओं के पास चली गई। सबसे बात यह है कि अनअपोज चुन के कैसे आए, धन शक्ति का उपयोग किया। मैं थोड़ा फैक्चुअल पे बात करता हूं। मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि इस देश में 334 MP MLA अनअपोज चुन के आए। उसमें से हमारे सप्रे जी की जानकारी के लिए बता दूं, उसमें से 250 MLA MPs ये कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के 250 MP और MLA अनअपोज चुन के आए तो लोकशाही डेमोक्रेसी ठीक है। भाजपा के 4 कॉर्पोरेटर चुन के आए तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई।
इस प्रकार की हम भाषा करते हैं, इस प्रकार के हम थोड़ा इतिहास भी थोड़ा जांच लो, इस प्रकार की बातें करने से पहले थोड़े फैक्चुअल भी देख लो। नंबर 2, एमआईएम के बारे में बहुत चिंता की। एमआईएम बी टीम है, बीजेपी की अमुक है। एमआईएम को महाराष्ट्र में लाया किसने? मैं फिर फैक्चुअल बात करता हूँ। 2012 में नांदेड़ कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जब हुआ था, नांदेड़ कॉर्पोरेशन इलेक्शन में एमआईएम का सपोर्ट लिया था पहली बार कांग्रेस ने। उसके पहले हैदराबाद में एमआईएम के साथ अलायंस हुआ था कांग्रेस का। जो सत्ता के लिए किसी भी हालत में जा सकते हैं वो आज बात करें। चलो 2012 की बात तो पुरानी हो गई, चलो 2022 में आते हैं। 2022 में जब संजय राउत और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, या संजय राउत राज्यसभा के लिए खड़े थे, तो राज्यसभा इलेक्शन में कांग्रेस का भी उस समय था। उस समय एमआईएम ने खुलेआम महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट किया था। तब संजय राउत को उनका वोट लेते समय ये याद नहीं आई? तब उस समय सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब आपकी बात आप करते हो तो सब ठीक होता है, दूसरे तरफ कुछ हुआ तो बिल्कुल वो गड़बड़ हो गई। मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, मैं फिगर डेट सारे मैं बोल रहा हूँ। नंबर 3, तीसरी बात जो बताई इलेक्शन कमीशन के बारे में, ये क्या शाही लगाई, वो पूछ गई, ये क्या पहली बार? ये भी अभी चलो इसके बारे में बात करते। मैं समर्थन नहीं करता इस शाही का, जो यानी कि इलेक्शन कमीशन की गलती हुई तो गलती हुई है, लेकिन ये डिसीजन हुआ कब था? 2012 नागपुर कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में पहली बार कांग्रेस राष्ट्रवादी की महाराष्ट्र में सरकार थी, तब ये डिसीजन हुआ था और मार्कर पेन तब से यूज किया जा रहा है, तब ठीक रहा था। जी, हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रही है, मिस अमृता फडणवीस। अमृता फडणवीस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी पे। सबसे पहले बधाई आपको, इतनी बड़ी जीत आप लोगों की पार्टी को मिली है। मेघा जी नमस्ते, कैसे आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। बहुत खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में, उनके विजन के अंदर सारे ही महायुति के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, देवेंद्र जी ने बहुत मेहनत की, और ये दिन आज हम सब देख पा रहे हैं। अमृता जी, पूरे इतिहास में, महाराष्ट्र के इतिहास में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का लीडर ये नहीं कर पाया जो देवेंद्र फडणवीस ने इस बार करके दिखाया है। 25 साल के बाद शिवसेना को, उद्धव सेना को मुझे कहना चाहिए, सत्ता से बाहर किया और बृहन मुंबई में बीजेपी को लाके स्थापित किया। बीजेपी का मेयर होने वाला है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इसके ऊपर? मैं ये बोलूंगी कि जो प्रांत जात की राजनीति थी, उसे आज की यूथ ने, आज की स्त्रियों ने, आज के वोटर ने उठा के बाहर फेंका है। और जो राजनीति उन्होंने जिसको वेलकम किया है, वो है डेवलपमेंट की, प्रगति की राजनीति। उसका मुझे आनंद है। ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस की राजनीति आगे बढ़ेगी, इसकी मुझे खुशी है। आपको लगता है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम लोगों ने पिछले कुछ समय में देखा और पिछले 2 महीने में जिस तरीके से एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स को फाइनल किया गया, चाहे वो ट्रेन हो, मेट्रो ट्रेन्स हो, या कोस्टल रोड हो, या सीलिंग का नया विंग हो, आपको लगता है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन के उभरी बीजेपी के लिए? यकीनन, क्योंकि लोगों ने अपने आंखों से देखा कि पॉलिटिकल विल हो तो उनके जीवन में कितना बदलाव, पॉजिटिव चेंज आ सकता है। चाहे वो मेट्रो हो, आज के कम्यूटिंग मुंबई के पॉपुलेशन के लिए, या 2 टियर सिटीज के पॉपुलेशन के लिए, या चाहे इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल इंफ्रा हो, ये भाजपा ने कर दिखाया है मोदी जी के नेतृत्व में। और इसके अलावा आज भी कई मूलभूत सुविधाएं हैं जो इतने सालों से जो महानगर पालिका वो लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, और मुझे लगता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये सुविधा और अच्छे तरीके से इंप्रूव होके लोगों तक पहुंचे अमृता जी आने वाले दिनों में। अमृता जी, आज उद्धव ठाकरे को क्या कहना चाहेंगे? आप तो वैसे भी काफी हमलावर रहती हैं उद्धव ठाकरे पर, आज क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आखिरी किला था उद्धव ठाकरे के लिए, वो भी आज उनके हाथ से फिसल चुका है अब। तो आज अमृता फडणवीस उद्धव ठाकरे को क्या कहना चाहेंगी? मैंने काफी समय से उद्धव जी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, आज बोल दीजिए। आज भी नहीं बोलना मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। देखिए, सभी ने अभी जो मैंडेट लोगों ने दिया है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, और मुझे लगता है हर एक ने, चाहे रूलिंग पार्टी के मेंबर्स हो या अपोजिशन के मेंबर्स हो, इनके जो डेवलपमेंटल वर्क है जो लोगों तक डायरेक्ट पहुंचते हैं, उसमें उनका साथ देना चाहिए। जहां गलतियां हो वहां टोकना भी चाहिए,
पर ये पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन, पॉलिटिक्स प्रांत का पॉलिटिक्स, कास्ट का पॉलिटिक्स छोड़ के लोगों तक कौन सी तरक्की, कौन सी डेवलपमेंट डायरेक्ट पहुंचती है, उस पे ध्यान देना चाहिए और उसी में खुद का कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। अमृता जी, आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, शायद आप ही के पास इसका जवाब होगा। जब राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाने के लिए गए, उसके 2 दिन पहले उनकी एक बड़ी लंबी मीटिंग हुई थी ताज बांद्रा में आपके पति के साथ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ, और बहुत लोग का यह कहना था कि यह सारी कारस्तानी देवेंद्र फडणवीस की है कि राज ठाकरे को भेज दिया है उद्धव ठाकरे के पास और सारी कहानी रच यही रहे हैं, कठपुतली यही नचा रहे हैं। आप इस बारे में कुछ बता पाएंगी हमें? थोड़ा प्रकाश डालिए अगर आपको पता है कि क्या हुआ। नहीं, मुझे इतना ही पता है कि जो मूव राज ठाकरे जी और उद्धव जी ने की, दैट वाज फॉर सर्वाइवल, दैट वाज उस टाइम के कंडीशंस के लिए वो जरूरी था, तो अपने सर्वाइवल के लिए उन्होंने ये लास्ट रिसोर्ट किया। पर मुझे खुशी है कि 2 साल से जो देवेंद्र जी पे आरोप लग रहे, इन्होंने पक्ष फोड़ा, घर फोड़े, तो देवेंद्र जी की वजह से अब इस बार में आपने देखा कि फैमिली साथ में भी आई, चाहे वो ठाकरेज हो, चाहे वो पवार हो, ये सब एक हो गए थे, इसकी भी मुझे खुशी है। तो ये जो देवेंद्र जी पे इल्जाम लगा था पक्ष फोड़ने का, इसका उसका, तो वो धुल गया, ऐसा मुझे लगता है। अमृता जी, ये बताइए कितनी मेहनत आपके पतिदेव ने की है? जितना हम लोगों ने देखा वो तो हम टीवी पे देखते हैं, मगर आप तो वही हैं, आप बताइए कितनी मेहनत की है उन्होंने? देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि हर एक कार्यकर्ता, हर एक कैडर का इंसान, बीजेपी के सारे कार्यकर्ता, महायुति के कार्यकर्ता, सबने बहुत मेहनत की है। देवेंद्र जी की लीडरशिप को माना है, उसे फॉलो किया है, और देवेंद्र जी ने भी दिन रात काम करके वो लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे, आज तक अपने सीनियर्स के एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे हैं। मोदी जी को आइडल मान के उन्होंने भी सब छोड़ के सिर्फ महाराष्ट्र के लिए काम किया, इसका मुझे आनंद है। आज लोग ये कह रहे हैं अमृता जी कि इस जीत के बाद अब तो यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार, सेंटर में बीजेपी, स्टेट में बीजेपी, बीएमसी में बीजेपी, तो अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार से क्या अपेक्षा, क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? मुझे लगता है जो 29 महानगर पालिकाएं है, उसमें एक्सपेक्टेशन एक कॉमन मैन की का जीवन सुखद हो, इसी पे आधारित होनी चाहिए। चाहे वो हेल्थ केयर सर्विसेज हो, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हो इन कॉर्पोरेशन स्कूल्स, हेल्थ केयर सर्विसेज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, चाहे वो रास्ते की क्वालिटी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट हो, जैसे ये लोग कर रहे हैं काफी दिनों से। हर चीज आखिरी आदमी तक हमारे महाराष्ट्र के जाना चाहिए, जिससे उनका जीवन सुखद हो, उनका समय बचे, उनका लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। इसी पे इन्होंने ध्यान दिया तो वो लोगों की पूरी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतर जाएंगे। अमृता जी, जब से रिजल्ट्स आए हैं तब से एक ही बात बार बार जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो बात दोहरा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस का इस जीत के बाद कद अब थोड़ा और बढ़ गया है और अब उन्हें देश, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश में एक बड़ा नेता के जैसा अब कंसिडर करना पड़ेगा। अब ये नेशनल राजनीति में एक चेहरा बनकर उभर रहे हैं। देखिए, मैं इतनी देश का नेता और एक्सपेक्टेशंस ये सब नहीं जानती। मैं इतना जानती हूँ कि आज वो महाराष्ट्र लीड कर रहे हैं। उन्होंने जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, जिस कारण उन्हें वोट इन किया है, वो कारणों को ध्यान रखते हुए, लोगों की पल्स समझते हुए आज महाराष्ट्र के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए और कर गुजरना चाहिए कि महाराष्ट्र उनसे खुश हो, उनसे सेटिस्फाइड हो, उनको थैंक करे कि हाँ, हमने सही इंसान को, सही पार्टी को, सही युति को चुन के सामने लाया। फाइनली अमृता जी, आपसे आखिरी सवाल, you as the wife of the chief minister and the chief minister has led this victory today, आप मुझे बताइए आपकी क्या कंट्रीब्यूशन होगी महिलाओं के लिए, खास करके अब आप बीएमसी भी आ गई हैं, क्या क्या सुविधाएं आप सोचती हैं कि आप जरूर रिक्वेस्ट करेंगी चीफ मिनिस्टर को कि महिलाओं के लिए आप कुछ करिए? मैं बस ये कहूंगी कि और ज्यादा सेफ्टी मेजर्स अगर हम ला पाए और लेजिस्लेशन में अगर हम लोग इवन सेंट्रली और स्टेट लेवल पे ऐसे लेजिस्लेशंस ला पाए जिससे एक डिटरेंट हो। ये जो मानव रूपी दानव है, जिनको हिम्मत भी होती है स्त्रियों के खिलाफ कुछ ऐसा करने की जिससे दिल कांप उठता है, वो लोग कंप्लीटली
डिटरेंट की वजह से हिम्मत ना करे, इतना ही मैं चाहूंगी। और स्त्रियों के लिए चाहे वो बेटर रेट्स ऑफ लोन्स हो फॉर देयर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और एंटरप्राइज, अगर इसमें भी हम लुकिंग कर पाए ये बहुत अच्छी बात हो। ओके, अमृता फडणवीस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो आज के नतीजे जाहिर तौर पर बड़ी जीत भी बड़ी हार भी, जिसके मायने अलग अलग किस तरीके से निकाले जा रहे हैं उसी पर ये चर्चा हम कर रहे थे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।